एक बार फिर स्पोर्ट्स डे है। इस दिन तमाम फंक्शन होते हैं, तमाम खिलाड़ियों को अवार्ड दिए जाते हैं और जिस खिलाड़ी के नाम पे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है वो है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। हमारे साथ मेजर ध्यानचंद साहब के बेटे हैं अशोक कुमार जी, जो खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। 1975 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उसके वो सदस्य थे। उनके ही गोल से भारत को वो वर्ल्ड कप मिला था। तो सर, हर बार की तरह उसी तरह के जवाब आप दे रहे हैं या कुछ फ़र्क है इस बार? नहीं शैलेश, इस बार फ़र्क है और फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है जिस तरह से 2011-12 में अजय माकन साहब ने इस बात को खुद सरकार के सामने रखा था। ध्यानचंद जी का नाम उनको पेशकश की थी कि भारत रत्न जो है वो ध्यानचंद जी को मिले। और अब उन 6 साल के बाद हमारे अब के जो मंत्री, खेल मंत्री श्री विजय गोयल जी साहब, उन्होंने अपने मन से, अपनी इच्छा से, मैं कहूँगा तो सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की इच्छा से इस प्रपोज़ल को पीएम हाउस भेजा कि ध्यानचंद जी को ये अवार्ड, जो कि उस सरकार ने नकार दिया था, नहीं दिया था, उसको देने की सिफारिश की है। और एक सकारात्मक पहलू ये है कि सरकार की तरफ से पहल की गई है और वो भी खेल मंत्री विजय गोयल साहब की तरफ से की गई, जो खुद एक खिलाड़ी हैं और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और पुराने हॉकी हिस्ट्री से उनकी वाकफियत है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज पूरे देश को गया है और सारे देश के लोग ही उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि सरकार ने पेशकश करके उस कमी को जो पिछली सरकार ने की थी उसको दूर करने की एक पहल करी है। और इसका नतीजे का इंतज़ार हम सभी को है, आपको भी है, मुझे भी है। ख़ास तौर से मैं बहुत टूर करता हूँ इस देश के अंदर बच्चों के लिए, स्कूलों में और दूसरी संस्थाओं में, और जहाँ मैं जाता हूँ ये सवाल हमेशा उठता है कि ध्यानचंद जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला और कब मिलेगा। तो मेरा यही जवाब होता है कि इस बार सरकार बिल्कुल तैयारी से है कि ये इस कमी को जो पिछली सरकार ने गलती दोहराई थी उसको हटाकर, उसको न मानकर इस बार जो है सरकार इस काम को पूरा करेगी, अंजाम देगी। इस बात का ज़्यादा अफसोस है कि उनको नहीं मिला या इस बात की खुशी है कि इतने साल बीत जाने के बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं आपसे ये सवाल पूछा जाता है, इतने साल बीत जाने के बाद जहाँ लोग बड़ी जल्दी लोगों को भुला देते हैं, वहाँ मेजर ध्यानचंद के बारे में सब याद रखते हैं और सब पूछते हैं कि क्यों नहीं मिला? जी, सबसे बड़ी बात ये है, देखो शैलेश जी, कि मैं ये मान के चलता हूँ कि ध्यानचंद कोई बड़े राजनीतिक नहीं थे, कोई ऐसा बड़ी चीज़ उनके पास नहीं थी, कोई इतने धनाढ़ परिवार से नहीं थे। एक खिलाड़ी के तौर पर वो रहे, जिए, बड़े और उन्होंने अपना जीवन निभाया। उस नाम के पीछे लोगों की एक श्रद्धा आज जुड़ गई है और श्रद्धा जो है वो कुछ भी किसी इंसान को मानने का प्रतीक होता है, मैं समझता हूँ। आप उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उसके सामने आप झुकते हैं, जो भी वो कहे उसकी बात मानते हैं। तो ध्यानचंद का नाम एक ऐसा हो इस देश के अंदर आ गया है, फैल चुका है, जहाँ पर लोग उनके नाम, उनके उस कारनामे को लेकर हमेशा श्रद्धा से नतमस्तक रहते हैं। और चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ध्यानचंद का नाम हमेशा खेलों में जब भी लिया जाता है तो आगे बड़े प्यार से, प्रेम, श्रद्धा से लिया जाता है। तो वो चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ध्यानचंद जी के जो किदवंती हैं, जो कहानियाँ जो किसी खिलाड़ी के साथ नहीं चली हैं, हर कोई खेला है अपना जीवन, खेल का अच्छा खेल के गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन ध्यानचंद हॉकी तो खेले ही हैं, उनके साथ कितनी कहानियाँ जुड़ गई हैं जो एक प्रेरक भविष्य का संकेत बच्चों को देती हैं और उसको बड़े लोग चाव से पढ़ते हैं, सुनते हैं, और वो चीज़ आज भी इस देश की फिजा में बह रही है। हालांकि उस दौर के जो पिता थे वो अपने बच्चों से दोस्तों की तरह बात नहीं करते थे, जो अब दौर थोड़ा बदला है। लेकिन कोई ऐसी कहानी है जो उनके ज़ुबानी आपने सुनी हो? जितनी कहानियाँ हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, उस तरह की कोई कहानी जो आपने उनके मुँह से सुनी? देखिए, मैं समझता हूँ कि कितने ध्यानचंद साहब के स्टेडियम इस मुल्क में बन चुके हैं, कितनी प्रतिमाएँ इस देश के अंदर ध्यानचंद साहब की लगाई जा चुकी हैं। उसी तरह ध्यानचंद जी की बातें जो थी और जो अनकही थी, जो कही थी, वो सब करीब सामने आ चुकी हैं। और मैं या मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई या मैं भाइयों की बात करूं, कभी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जब किसी से बात कर रहे हों, किसी से बैठ के कोई बातचीत चल रही है और हम बैठ के उनकी बात सुन रहे हों, हमेशा कभी कोशिश करते थे उनके पीछे खड़े होकर बात सुनने की।
और एक उनका खुद का एक डर सा था हमें कि वो डांट ना दें इस बात को लेके कि हाँ यहाँ क्यों खड़े हो, हटो यहाँ से। तो उसको ना करते हुए पीछे खड़े हो जाते थे, सुनते थे। और अक्सर लोग उस ज़माने में तो वही बात जिक्र होता था तो 1936 ओलंपिक का, 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक का जी। उसमें जो कहानियाँ थी, उनकी जो बातें होती थी वो सुनते थे तो बड़ा ताजुब होता था। और मैं एक फ़ोटो घर में रखी गई थी जिसके अंदर हमारे 6 कप्तानों की फ़ोटोएँ थी। मैं बड़ा हो रहा था, 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं। उस फ़ोटो को उस छोटे से मॉन्यूमेंट के हमेशा मैं देखता था जिसके अंदर हमारे जयपाल सिंह रेड्डी, लाल शाह बुखारी, मेजर ध्यानचंद, किशन दादा, केडी सिंह बाबू साहब और बलबीर साहब, और उसके बाद क्लाउडियस साहब। ये हमारी मूर्तियाँ फ़ोटोएँ उसमें लगती थी। तो एक ऐसा मन उत्साह से भर जाता था कि ये हमारे देश के वो लोग हैं जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलवाए हैं। तो मेरे अंदर भी वो इच्छा पैदा होती थी कि मैं भी कुछ काम करूं। तो वही एक प्रेरणा थी हमारे लिए। कहानी बाबूजी की जो कहते थे वो हमेशा 36 की बात बताते थे। और हिटलर अगर माने तो इस बात को कि हिटलर के सामने खेलना, उसके उस व्यक्तित्व के सामने पूरी हिंदुस्तान की टीम का खेलना जो कि गुलाम टीम थी, हम लोग अंग्रेजों के अंडर में थे, किस तरह से टीम वहाँ पहुँची है, जिसमें ये भी इत्तेफाक था कि 15 अगस्त को जीते। और 15 अगस्त को जी। पहले 14 अगस्त को मैच था शैलेश, उसके बाद मैच को 15 अगस्त किया गया क्योंकि 14 तारीख को बेइंतहा पानी गिरा है और उस मैच को पोस्टपोन करके 15 अगस्त किया गया है। 15 अगस्त को हुआ है जो कि भारत का एक बहुत ही शुभ दिन हम लोगों के लिए जीवन में आया है, जो कि हमारी स्वतंत्रता उस दिन हमको देश को मिली। और वो दिन भी रिकॉर्ड हुआ और 15 अगस्त 1936 का भी रिकॉर्ड हुआ है। तो ये एक चीज़ थी। और मैं समझता हूँ कि वो जो खेल था जिसमें हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के खेलों में जो क्रांति आई थी, और ख़ास तौर से हॉकी के क्षेत्र में, वो 1936 का ही मैच था जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। और उसके बाद देश में अनगिनत खिलाड़ी निकले हैं जिसमें हमने नाम लिए हैं, आपको बताएं, किशन लाल दादा साहब, केडी सिंह बाबू, बलबीर सिंह, 3 गोल्ड मेडलिस्ट जिनको सिर्फ पद्मश्री मिला। ये देखिए सबसे बड़ी बात, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। और उनको पद्मश्री मिला। उसके बाद क्लाउडियस साहब, हमारे गुरबख्श और पृथ्वीपाल साहब। तो इस तरह के नाम आगे बढ़ते गए, जुड़ते गए। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह खेल आगे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं हमारी वो कला, हमारी हॉकी हमसे पिछड़ती चली गई। उसके कारण कई हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अनवांटेड लोगों का। तो वो सब चीज़ें कुल मिला के हॉकी के क्षेत्र में एक जो करना चाहिए था, जिसको मैंने करने का जिम्मा लिया था कि हाँ मैं कुछ करूँगा, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल पावर की बात थी। और डेफिनेटली जब तक मेरी कोशिश तो यही रही कि मेरे टेन्योर में जब तक मैं खेला, मैंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को निभाया कि मेरा खेल उस हॉकी को आगे बढ़ाए जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी थी। 1936 की जो आपने बात की उसमें ये कहा जाता है कि हर खिलाड़ी जो तिरंगा रख के जेब में खेले थे, उसका जाहिर है आपने दद्दाल से तो नहीं सुना होगा, लेकिन उस दौर में किसी ने ये बताया कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, उस रात क्या हुआ था, झंडा कैसे फहराया गया था रात में, कुछ उस तरह की बात? जी, जेब में झंडा नहीं रखा गया था। झंडा उन्होंने लेकर गए थे यहाँ से बक्से के अंदर। टीन के बक्से थे, 1.5 महीने का सफ़र, पहुँचना, उसके बाद खेलना और पहला मैच हार जाना। हारने के बाद हॉकी में किसी खिलाड़ी को दोबारा एक अलग से बुलाया जाए, ये भी उस इतिहास की बात थी। कर्नल AIS दारा जो उस वक्त लाहौर में थे और लाहौर हिंदुस्तान का एक भाग था उस ज़माने में, उनको बुलाया गया। बाबूजी ने उनका नाम सजेस्ट किया कि दारा साहब को बुलाओ, वो हमारी राइट साइड के जो विंग है वो हमारा कमज़ोर है, उसको हमको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो उनको बुलाया गया और वो हवाई जहाज़ से पहुँचे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने की बात, 36 की। तो ये सब मिला के ये हमको एक इशारा करती है इस बात का कि देश के अंदर जो कि रजवाड़ों में बटा हुआ था, नवाबों में बटा हुआ था, अलग अलग लोग राज कर रहे थे, लोग संगठित नहीं थे, लेकिन खेल के लिए इस तरह का डिसीजन लेना और उनको बुलाना, ये भी एक सरकार की बहुत बड़ी देन थी। मैं तो कहूँगा अगर वो नहीं आते तो हो सकता टीम उतना अच्छा ना खेलती, लेकिन वो आए और जीते। हाँ, रहा 14 अगस्त की बाद जिस दिन मैच होना था, उस रात को पहले ये बाबूजी ने खुद, वही जब मैं पीछे खड़े होकर सुनता था तो ये बात मैंने सुनी कि उन्होंने ये बताया कि हम लोग झंडा लेके गए थे और झंडे को मैंने सब पूरे मैनेजर
जगन्नाथ राव साहब जो दुनिया में नहीं है, पंकज हमारे कलकत्ता के कोच साहब, तो उन्होंने सबको बुलाया, बिस्तर जो भी था उसके ऊपर उन्होंने झंडे को बिछाया और सबको खड़ा करके कि ये झंडा हिंदुस्तान का, इसकी लाज आप लोगों ने रखनी है। कल के मैच में जर्मन से खेलना है, जर्मन हमको हरा चुका है, तो हमको उसको इजी नहीं लेना है, हमको उसको इतनी मजबूती से खेलना है कि दुनिया को पता लगे हिंदुस्तान की टीम जो 2 बार मेडल जीत चुकी है उसने ऐसे ही मेडल नहीं जीता है। तो वो जो करो या मरो की स्थिति में उन्होंने लाके खड़ा कर दिया कि आपको कल करना है या हमको यहाँ मरना है। तो हर खिलाड़ी के अंदर एक जोश भरा गया और वो जोश उस झंडे ने दिया जो उस वक्त लेके गए थे और उसका नतीजा पॉजिटिव ही निकला। अगले दिन जब मैच हुआ है 15 अगस्त को, तो इंटरवल तक एक ही गोल हुआ था और ये भी कहा गया था कि वो टीम जो पहले खेलने वाले, पहले ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे कि नाम आप पहले दे रहे टीम के तो वही टीम खेलेगी या ऐसा होगा, कोई भी खिलाड़ी चेंज हो सकता था। जैसे कर्नल दारा साहब को बुलाया गया वो अंदर इंक्लूड हुए, इसी तरह जर्मन की टीम के अंदर भी कुछ नाम ऐसे थे जो नहीं थे लेकिन बाद में उनको इंक्लूड किए गए। तो वो टीम खेली और एक ही गोल से टीम हमारी जीत रही थी और वो गोल ऐसा था जो कभी भी उतर सकता था हॉकी के अंदर। वो लोग बड़े अटैक कर रहे थे जर्मन्स के प्लेयर। ये बाबूजी ने बताया कि हम लोग डरे हुए थे कि कहीं वो गोल अगर हमारे ऊपर कर देते तो उनकी खेलने की जो प्रणाली थी और ढंग था वो बदल जाता और हम लोग उनसे दब जाते, हम हार जाते। लेकिन उन्होंने एक गोल के बाद जब सेकंड हाफ हुआ, ग्राउंड क्योंकि एक दिन पहले बरसात हो चुकी थी तो ग्राउंड गीली थी, उनके जूते उसके ऊपर जो बाटा के जूते चलते थे उस ज़माने में, एक आरबी के जूते वो पहन के गए थे, कोई ऐसी इक्विपमेंट थे नहीं उनके पास में। तो उन्होंने वो जूते, कैप्टन रूप सिंह साहब चाचा, मेरे चाचा जी ने और ध्यानचंद ने बात करी, दोनों ने अपने जूते उतार दिए। उस वक्त ये अलाउड था कि आप नंगे पैर या कैसे भी खेल सकते हैं। जूते उतारने के बाद जो उनके अंदर एक ग्रिप आई ग्राउंड की, उसके बाद 7 गोल मारना उस टीम के ऊपर 35 मिनट के अंदर, ये भी एक इतिहास की बात है। और फाइनल मैच में और ऐसी टीम के ऊपर जो पहले आपको हरा चुकी है 4 गोल से। दादा ने ये कहा जो मुझे आज तक कानों में गूंजता रहता है कि जब 5वां 6वां गोल हुआ तो कब वो हिटलर वहाँ से चला गया, खिसक गया, निकल गया, क्योंकि हार उससे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। एक गुलाम देश ने जर्मन की टीम को हराना और उसी के देश में जिसने पूरी तैयारियां की हों, ओलंपिक्स उसने आयोजित की इसीलिए कि वो दिखाना चाहता था दुनिया को कि हमारे जो आर्यंस हैं, जो जर्मन्स हैं, वो दुनिया में सबसे बेस्ट एथलीट भी हैं, हमारे लड़ाके भी हैं, फाइटर्स भी हैं और खेल में भी हैं। तो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे, और इसमें कोई शक नहीं था कि जर्मन की हिस्ट्री अगर हम देखें और जानते हैं इस बात को, 1936 में उसके पास हर चीज़ उसके पास मौजूद थी, टेलीविज़न तक मौजूद थी उसके पास, कलर लैब उसके पास मौजूद थे, मिसाइलें मौजूद थी उसके पास, जेट एयरक्राफ्ट मौजूद थे। तो वो लोग हर तरह से बहुत ऊपर थे। लेकिन खेल के अंदर जब ध्यानचंद की टीम और उनके खिलाड़ियों ने वहाँ खेल खेला और फाइनल मैच की विसिल बजी है, 8-1 से टीम जीती है। दादा बोल रहे कि अभी हम लोग इकट्ठे होकर जश्न मना ही रहे थे तो ग्राउंड के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस, ये बाबूजी के लफ्ज़ थे जो मैं दोहरा रहा हूँ, पिन ड्रॉप साइलेंस था उस ग्राउंड में। वो पूरे के पूरे ग्राउंड जो कि 52-50 हज़ार लोगों से भरा हुआ था, किस वक्त खाली हो गया उनको पता नहीं लगा जी। शर्म से, और शर्म जो है और जो अपनी हार होती है उसको किस तरह से उन्होंने दिखाया इस बात को, वो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया बाबूजी ने। तो उसके महत्व का हमें पता लगा कि जर्मन का मैच और 36 का ओलंपिक मैच किन हालातों में खेला गया था और किस तरह से हिंदुस्तान ने उसको विजय हासिल करी। और क्योंकि पॉलिटिकली बात करें तो उस टाइम गांधी जी चल रहे थे, गांधी जी साहब का स्वर्गीय गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने देश को आज़ादी दिलाकर। और दूसरा नाम खेलों में हॉकी का चलता था जी। 2 नाम थे जो बिल्कुल लोकप्रिय थे और उसमें हॉकी एक थी, और उसके बाद हॉकी ने डेफिनेटली बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, हम सब जानते हैं इस बात को। एक और जो किस्सा सुनाया जाता है कि वो 60s में उन्होंने एक बाएं हाथ से लड़कियों की टीम के खिलाफ एक मैच, प्रदर्शनी मैच खेला जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो वो उनका, अब ये सब प्रैक्टिस की बात थी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, ये उनका नारा था। और हम लोगों को भी जो शिक्षा दी उन्होंने, कभी कभार वही पीछे से खड़े कोई दूसरे को बोल रहे हैं सुन मैं रहा हूँ,
सुना मैंने, मुझे नहीं बोला कभी उन्होंने, लेकिन दूसरों को जब बोलते थे कि अच्छे खिलाड़ी को देखो, उसकी प्रैक्टिस को अपने अपने प्रैक्टिस में लाओ और उस प्रैक्टिस को मैच में अप्लाई करो। तो ये 3 चीज़ें मैंने भी यही काम किया ज़िंदगी भर। और जो वुमेन के साथ मैच हुआ था तो उन्होंने एक हाथ से हॉकी खेली है और एक हाथ से खेलते हुए भी उन्होंने उस टीम को हराया। तो कितना कंट्रोल और कितना उनका परफेक्शन होगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने के वीडियोस या इस तरह की चीज़ें सामने आना तो मुमकिन नहीं है अब, ना ही कोशिश की गई कभी इस बात को कि ध्यानचंद या उनके उस वक्त के समकालीन वक्त में जो लोग हॉकी खेल कर गए हैं उनकी हॉकी का अंदाज़ क्या था, कैसे वो खेलते थे, कैसे मेडल्स जीत के लाते थे, अपोनेंट टीम को कैसे हम हराते थे। तो उसका कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हमारे देश में नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों ने जो परफेक्शंस हासिल करी थी वो थ्रू प्रैक्टिस करी थी, और प्रैक्टिस करने का अंदाज भी अलग था। जैसे ध्यानचंद साहब की बात ही लें अगर हम, तो ये खुद वो अपने किताब में लिखा उन्होंने और कहा भी है इस बात को कि जब सब लोग दोपहर में सो रहे होते थे, खाने के बाद लंच के बाद मैं अकेला निकल जाता था बॉल को लेकर और छुप कर प्रैक्टिस किया करता था, चाहे वो कहीं ग्राउंड का जगह हो, ग्राउंड के ऊपर हो, कहीं पेड़ के नीचे हो, कहीं छोटी सी ग्राउंड हो, उस पर खेलता था, उसकी प्रैक्टिस किया करता था। तो उनका वो जो एक जुनून था हॉकी के लिए, उसने डेफिनेटली ध्यान सिंह को ध्यानचंद बनाया। और हम सब जानते हैं केटी सिंह बाबू साहब की बात मुझे याद आती है कि वो बाराबंकी से और लखनऊ तक उनकी ड्रिबलिंग लेके ही चलते थे वो। तो जब इस तरह के कोई खिलाड़ी करेगा, हाँ पेले साहब का हमने पढ़ा था कि 1,000 किक एक ही एंगल पे मारना उनका, तो भाई जब आप इतनी कोशिश करोगे तो आपको परफेक्शन और टारगेट क्यों नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें उन लोगों ने करी हैं, इसका नतीजा उनको उनकी हॉकी में उनकी कलाइयों में उनके दिमाग में बसा। ये ज़रूर है कि हर चीज़ का ताल्लुक दिमाग से होता है, और आपका दिमाग टैलेंटेड, समझदार है, इनोवेट है, हर रोज़ कोशिश करता है कोई नई चीज़ खोजने की, उस खोज को अपने खेल में रखता है, उसको अप्लाई करता है, डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, बहुत अच्छे कलाकार बनते हैं, बहुत अच्छे एक राजनीतिज्ञ बनते हैं। तो ब्रेन का इन बातों से बहुत ताल्लुक है। थोड़ा सा अब आपके बातों की तरफ, आपके जो शादी का किस्सा है वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो, वो आपकी शायद बाइक अभी भी है आपके पास? जी बाइक थी, उसको क्योंकि वो रखी हुई थी, लोगों ने एतराज़ किया कि ख़राब हो रही, तो उसको ऐसी किसी को दे दी मैंने। और उस बाइक को दिलवाने में भी मेरे बाबूजी ध्यानचंद साहब का सहयोग था। पैसे तो थे नहीं हमारे पास में, 3,000 उन्होंने पैसे मुझे दिए 1973 में, और मैं वो बाइक खरीद के लाया था। बाइक जावा थी जी। उस बाइक में मैं पटियाला कैंप भी गया हूँ, यहाँ से बैठकर रामपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली से ये सफ़र किए मैंने बहुत। और जब मैं दिल्ली में आया 1970 में, तो मैंने इंडियन अलायंस ज्वाइन करी थी। रहने के लिए घर नहीं था, तो मेरे टीम में मेरे टीममेट्स थे सरदार रंजीत सिंह जो स्पेन में चले गए पहले, और हमारे इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया से भी खेले हैं, और एक बार कोच भी रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर के। तो उनके घर में मैं रुका था करोल बाग में जी। करोल बाग में तो मेरे पड़ोस में मेरी वाइफ की फैमिली भी वहीं रहती थी, तो उनका आना जाना था। तो बस ऐसी एक जो कहते हैं कि मेरी नज़र उन पर पड़ी है, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। फिर कुछ हम लोग शाम के वक्त बैठ जाते थे तो गाने, गीत, गज़ल चलते थे, तो मैं भी कुछ गाता था उस ज़माने में जी। तो वो जो गाना जब मैं गाता था तो वो खड़े होकर सुनती थी उन गानों को। हाँ, ये बात ज़रूर है। नहीं गा के बताऊँ या ऐसे ही चलेगा ना? मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। न मैं चाँद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, न मैं चाँद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का,
किसी बाम का मैं तो रास्ते कहूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। तो ये गाने थे जो गाते थे। और उसके बाद आप बाइक से झांसी गए? नहीं, वो कमाल का किस्सा। 73 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 73 के बाद हम लोगों का मिलना जुलना शुरू हुआ, और पहली मुलाकात हमने जो करी थी वो बिरला मंदिर हम गए थे। वो स्कूटर से आई थी एक ज़माने में, मैं उसी मोटरसाइकिल से गया था जावा से। उनका आना, तो इस तरह से मुलाकातें होती रहीं कुछ हद तक। और फिर मेरे कैंप भी चलते थे। इस दौरान कैंप में बड़े ख़त लिखे जाते थे, उनके ख़त आते थे, मेरे ख़त उनको पहुंचते थे, उनकी सहेली के घर, डायरेक्ट तो नहीं जाते थे। तो वर्ल्ड कप जब जीत कर आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद एयरपोर्ट पर मेरी माँ भी पहुंची थी, अम्मा, उनसे मुलाकात हुई। और मेरी वाइफ जिनका नाम कमल था जी, कमल है, वो भी आई थी। तो मैंने वहाँ पर अम्मा से मुलाकात कराई कि ये कमल है, तो अम्मा भी मिली उनसे। फिर अलग अलग चले गए, हम अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गई। तो इस दौरान मैं कैंप में गया था बेंगलोर। बेंगलोर में मुझे चिट्ठी मिली इनकी कि मेरी शादी की बात होने लगी है कहीं, और मैं नहीं चाहती कि शादी हो, तो आप कुछ करो। तो मैं वहाँ से फिर फ़्लाइट से दिल्ली आया हूँ। ये मेरी वाइफ उस टाइम में अमृतसर में थी अपने रिलेटिव के घर में, तो वहाँ से ट्रेन से इनको आना था दिल्ली। मेरे दिल्ली में एक बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी हैं, उनकी मोटरसाइकिल की गैराज है। तो उनसे मैंने जिक्र किया कि ऐसा है कि उनकी शादी होने वाली है और वो आज आ रही है, वो नहीं चाहती कि वो घर जाए और वो मेरे साथ में। तो उसके पहले हमने क्या करा, ये तो इंसिडेंट था जब हम लेकर चले थे। उसके पहले उसने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने भी कहा ठीक है, मैं भी आपसे तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो हम लोगों ने 5 लोग इकट्ठे किए। एक हमारे सरदार जी थे, 2 मेरे मोहम्मदन दोस्त जिनके घर में मैं रहता था पूसा इंस्टीट्यूट में, उस ज़माने में, और पूसा इंस्टीट्यूट में रहता था, तो वो थे। एक हमारे ग्रोवर साहब थे जो लक्ष्मीबाई कॉलोनी में थे। तो इस तरह से 4-5 लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग आर्य समाज मंदिर जो हनुमान मंदिर के पीछे है, वहाँ जाके एक दिन पहुँचे हमने, और वहाँ शादी पंडित जी ने करा दी। शादी कराने के बाद वो अपने घर चली गई, हम अपने घर चले गए। मतलब सिर्फ शादी हुई और मैं अपने कैंप में चला गया। कैंप में जाने के बाद फिर ये जिक्र हुआ कि उनकी शादी और कहीं घर वाले कर रहे हैं, तो वो शादी तो हो चुकी थी। तो उसने कहा कि अब मुझे आपके साथ रहना है। तो हमने फिर उनको सब्ज़ी मंडी से, जो ट्रेन आती थी अमृतसर से, वो सब्ज़ी मंडी रुकती थी, सब्ज़ी मंडी से हमने मोटरसाइकिल पे उनको बिठाया, उनको उतार कर, और उनको फिर मैं अपने जो मेरे सरदार जी दोस्त महेंद्र सिंह जी हैं, उनके घर में लेकर आया। हम रात को वहीं रुके उस घर में। अगले दिन उनको मैं सुबह की फ़्लाइट से लेकर टिकट लिया मैंने, और दिल्ली से मैं आगरा पहुंचा हूँ। वहाँ मेरी बड़ी सिस्टर रहा करती थी, जो कि मेरे जीजा जी उसमें थे, तहसीलदार थे। तो उस घर में हम 2 दिन रुके हैं। अब मैं इस चक्कर में कि मैं उनको लेकर झांसी कैसे पहुँचूँ बाबूजी के सामने, सबसे बड़ी बात ये थी। जो डर था वो ये था कि, तो बहरहाल ट्रेन से बैठकर हम झांसी पहुँचे हैं शाम के वक्त, और मैंने उनको आगे कर दिया, पहले मैं पीछे था। तो अम्मा ने, मेरी बहनों ने उनको रिसीव किया, अंदर घर के अंदर ले गए, और मैं अपना चुपचाप से अंदर चला गया। जब बाबूजी को पता लगा, जो घर में उस वक्त मौजूद थे,
तो उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत डांटा इस बात के लिए कि तुम इस बच्ची को लेकर आ गए हो शादी करके, इनके घर वाले जो हैं क्या सोचते होंगे और क्या वो करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। आप तुरंत जाओ इसी वक्त रात को और उनके घर में खबर करो कि उनकी लड़की जो है हमारे घर में है। तो मैं अपने दोस्त जो झांसी में हैं आज भी हैं, मुरली मनोहर शर्मा जी, तो उनके साथ मैं रात की ट्रेन पकड़ी है। सुबह मैं पूसा इंस्टीट्यूट जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा हूँ। पूसा इंस्टीट्यूट पहुँचने में पता लगा कि जो कमल के, मेरी वाइफ के पेरेंट्स और उनके जीजा जी वो कार से निकल गए हैं। वो कार से निकल गए हैं झांसी के लिए, करीब 450 किलोमीटर का सफ़र था और निकल गए। तो अब मेरे दिल में ये डर हो गया कि वो उनको कमल को जाकर रिसीव कर लेंगे और उसको लेकर आ जाएंगे, फिर ये शादी का मसला जो है टल जाएगा और नहीं हो पाएगी या तकलीफ़ होगी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा क्या करें अब हम, ट्रेनें इतनी चला नहीं करती थी, बड़ी इन्हीं गिनी ट्रेनें थी जो आप जा सको। तो मैंने सुबह सुबह मोटरसाइकिल उठाई, मैंने कहा चलो मोटरसाइकिल पर निकलते हैं। तो उस मोटरसाइकिल पे हम निकले हैं। एक सिंगल रोड हुआ करती थी दिल्ली से लेके झांसी तक की। तो मथुरा के आसपास कहीं एक टर्न के ऊपर उल्टी साइड से एक साइकिल वाले गांव से कोई निकल रहे थे जो कि एकदम से सामने आ गए और हमारा उनके साथ में एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो मोटरसाइकिल की हेडलाइट, उसका अगला बम्पर और मेरे पैर में मुझे लगा, जहाँ मैं जूते पहने था, चमड़े के जूते पहने हुए था, तो मुझे लगा कि मेरे पैर में भी चोट लगी है। लेकिन उसके बाद वो मसला हल हुआ, वहाँ पर कुछ उनसे बातें करके उनको छोटी मोटी जो चोट लगी थी उसके लिए पैसे दिए उनको, उन्होंने हमको जाने दिया। लेकिन हेडलाइट टूट गई थी और होते होते अंधेरा हो गया हमको। हम सुबह 10-11 बजे निकले थे, लेकिन वो हादसा हो गया तो 2-3 घंटे वहाँ बर्बाद हो गए। तो वहाँ से निकलने के अंधेरा हुआ है, तो हमने क्या करा कि ट्रक के पीछे गाड़ी लगा ली और हम झांसी के लिए निकलना शुरू हुए। बीच में पड़ता है चंबल नदी और वो चंबल नदी के ऊपर पुल नहीं था उस ज़माने में, उसको नाव से, बड़ी नाव थी, उसके ऊपर कारें और मोटरसाइकिल रख के पार की जाती थी। चंबल नदी हमने मोटरसाइकिल उस नाव के ऊपर पार करी और उसके बाद पहुंचते पहुंचते हमें करीब 9-10 झांसी पहुंचे तो 9-10 का वक्त हो गया था। और मैं जब उतरा हूँ तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मेरे पैर में चोट लग गई है और ये गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया है। तो उन्होंने फिटकरी उसमें हल्दी डाल के वो हमको दूध पिलाया। मुझे याद है सब चीज़ें हुआ करती थी पहले, तो पिलाया। तो उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, फिर उनसे बातचीत हुई, बाबूजी भी आ गए। तो फिर वो तैयार हो गए इस बात के लिए कि ठीक है अब जब शादी हो गई है आप लोगों की तो आप इसको, हम लोग जो हमारा तरीका है हम उस रीति रिवाज से शादी करेंगे। हमने कहा ठीक है। लेकिन मैंने जब जूता खोला तो मेरी 4 उंगलियां पैर की जो फ्रैक्चर थी टूट गई थी वो। और तो मैंने कहा इसमें तो वक्त लगेगा, कम से कम 3 हफ्ते तो लगने हैं, तो उसके बाद ही शादी हो पाएगी। तो 3 हफ्ते फिर गुजरे और उसके बाद 11 अगस्त को शादी का दिन डिक्लेयर किया गया, जिसके लिए हम बारात लेकर फिर झांसी से दिल्ली आए हैं और दिल्ली में हमने बाकायदा शादी करी। हमारी वो धर्मपत्नी बनी और एक अच्छी पत्नी के रूप में हमारा वैवाहिक जीवन गुजरा है। तो ये एक हादसा था का एक ज़िंदगी का जो मुझे हमेशा याद रहेगा और याद है, क्योंकि एक ज़िंदगी का सफ़र मैंने शुरू किया तो एक बहुत ही अच्छे जो पत्नी के रूप में जो मुझे मिली और आज इस दुनिया में वो नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी कहानियाँ सुनाई और उम्मीद करते हैं कि ध्यानचंद साहब के बारे में, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चली होंगी। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए hindi.firstpost.com पर और फेसबुक लाइव पर। धन्यवाद।